हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एडपॉल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एथनिसिटी एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस इन इंडिया। क्या है ये एथनिसिटी? देखिए, बहुत बार हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी इसका वर्ड मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट। सोशियोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ भी हम समाज को पढ़ते हैं तो एथनिसिटी इज़ अ वेरी कॉमन टर्म, राइट। लेकिन इसका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या ये बिल्कुल रेस जैसा है, कास्ट जैसा है? क्या है ये एथनिसिटी? चलिए इसको आज इस वीडियो के अंदर डीपली समझते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी। एथनिसिटी इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज में बनाया गया कंस्ट्रक्ट है ये। वो डिस्क्राइब करता है अ शेयर्ड कल्चर आइडेंटिटी, सांस्कृतिक आइडेंटिटी, शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी एथनिसिटी कहलाती है। शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी। ये रेस जैसा नहीं होता है, क्योंकि रेस जो होती है RACE, रेस जो होती है विच इज ऑफन लिंक टू बायोलॉजिकल ट्रेट्स। रेस आपकी बायोलॉजिकल ट्रेट्स पर आधारित है, हो सकती है। लेकिन एथनिसिटी जो है, रेस यानी कि जैसे कि कोई अफ्रीका में है तो अफ्रीकन लोगों की कोई अलग प्रजाति रेस है ना, वैसे हो गया। ये रेस नहीं होते। एथनिसिटी सेम कल्चर की आइडेंटिटी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। ओके, एथनिसिटी। एथनिसिटी इज रूटेड इन अ सेंस ऑफ कॉमन हेरिटेज। जैसे एक ग्रुप है, उसका कॉमन हेरिटेज है, हिस्ट्री है, एक जैसा इतिहास रहा है और उनकी एक जैसी सामाजिक परंपराएं प्रैक्टिस रही है, सोशल प्रैक्टिसेस सेम रही हैं, तो वो एथनिक ग्रुप्स हो जाते हैं। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं क्या होते हैं एथनिसिटी के। शेयर्ड कल्चर होना जरूरी है। इंक्लूड्स कॉमन लैंग्वेज। उन लोगों की एक ग्रुप है, उनका कॉमन लैंग्वेज, जैसे ग्रुप है बंगाली तो बंगाली, गुजराती तो उनका कॉमन लैंग्वेज है ना। रिलीजन एक है, जैसे वो सब हिंदू हो गए, लैंग्वेज बंगाली हो गई, हिंदू हो गए। ट्रेडिशंस उनका क्या है, सेम परंपरा रहे। डाइट उनकी सेम, खान पान एक जैसा है भाई, सब लोग जो है हम वो खाते हैं चावल एंड ऑल, रसगुल्ला वगैरह है ना, सेम। गुजराती फाफड़ा जलेबी होता है ना, ऐसे फेमस उनका डाइट। ड्रेस उनकी सेम टू सेम रहती है भाई, वो गुजराती गरबा करते तो एक जैसी ड्रेसेस पहनते हैं, बंगाली है ना वाइट साड़ी, रेड पार वाली बॉर्डर वाली साड़ी, तो ऐसा है सिमिलर। तो ये एथनिसिटी में शेयर्ड कल्चर, एक जैसा कल्चर है उनका। एंसेस्ट्री क्या है? एंसेस्ट्री यानी उनके जो पूर्वज हैं वो सेम होते हैं। अ बिलीफ, एक ऐसी धारणा इन अ शेयर्ड लीनियज और ओरिजिन, जहाँ से वो आए हैं, उनका ऐसा माना जाता है कि जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा ओरिजिन हुआ है, वो सेम एंसेस्ट्री है, विच इज़ मे बी रियल और परसिव्ड, चाहे वो हो या फिर वो मानी गई हो, राइट। तो एंसेस्ट्री एक बिलीफ है, एक धारणा है कि हम जो है जहाँ से आए हैं वो सेम ओरिजिन है, हमारे एंसेस्टर सेम थे, ऐसा। आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, यानी वो जहाँ से आइडेंटिटी और जहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं, वो एक भावना होती है उनके अंदर। एन इंटरनल सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्रुप, कि मैं इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, एक अंदर से इन ग्रुप, मैं इस ग्रुप का हूँ, सदस्य हूँ, तो एक बिलोंगिंगनेस है कि हाँ भाई आप वहाँ से रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को। एंड एन एक्सटर्नल रिकग्निशन, और एक ऊपर से आपको एक आइडेंटिटी दी जाती है कि आपका, हाँ भाई आपको इस ग्रुप का हो आप, तो आपको उसके पहनावे से जाना जाएगा। एक एक्सटर्नल, आपके बाहरी। इंटरनल तो क्या हो गया, आपका ग्रुप का बिलोंगिंगनेस इंटरनल होती है, आप उसमें आपकी धारणा रखते हो, मानते हो उस ग्रुप को, देन यू आर विद इन ग्रुप। ऊपर से आपका पहनावा सेम टू सेम लग रहा है तो एक्सटर्नल रिकग्निशन भी आपको मिल जाता है, हाँ भाई यू आर बिलोंग फ्रॉम दैट ग्रुप। ओके, ये आइडेंटिटी हो जाती है आपकी। ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो आपको दूसरों से, आउट ग्रुप से अलग भी बनाती हैं, ये आपको बाहर एक इन ग्रुप में हो, आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, वो भी है इसका मतलब। अस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है? मोस्ट एथनिक आइडेंटिटीज आर डिटरमाइंड बाय बर्थ। ज़्यादातर जो एथनिक आइडेंटिटीज़ है उनके जन्मजात, जो जन्म से ही जानी जाती है, कि अगर आपका जन्म किसी जैन के घर में मतलब हुआ है तो यू आर बिलोंग फ्रॉम जैन आइडेंटिटी। ब्राह्मण में हुआ है तो यू आर बिलोंग फ्रॉम ब्राह्मणिकल फैमिली। तो ये बर्थ से, जिस घर में आप जन्म लेते हो, ऐसा मोस्ट एथनिक आइडेंटिटीज ज़्यादातर। दो सम एलिमेंट्स लाइक लैंग्वेज, क्योंकि उनकी भाषा, उनका धर्म, और कैन बी म्यूचुअल ओवर टाइम, एक जैसा रहता है, म्यूचुअल रहता है, इसीलिए वो जाने जाते हैं। अस्क्राइब्ड स्टेटस, एक जैसा स्टेटस रहता है इसीलिए। ओके, ये कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एथनिसिटी के।
अब हम बात करते हैं द एथनिक कंपोजिशन इन ऑफ इंडिया में कैसा एथनिक कंपोजिशन है। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मल्टी एथनिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर हज़ारों तरह के हम कह सकते हैं ग्रुप्स, अलग अलग तरह के। इंडिया की डाइवर्सिटी ही इतनी है, विविधताएं, एकता, और हम कहते ही हैं। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मल्टी एथनिक कंट्रीज़ में से आता है, जहाँ पे बहुत सारी एथनिक अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं। इट्स एथनिक डाइवर्सिटी इज प्राइमरली कैरेक्टराइज थ्रू लिंग्विस्टिक रिलीजियस। लेकिन इंडिया में जो है ना, प्राइमरली अगर हम बात करें बेसिक तौर पर, कैसे एथनिसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो, लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषाई आधार पर, और रिलीजियस धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर। फर्स्ट हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक फैमिलीज की। क्या क्या लिंग्विस्टिक फैमिलीज हैं? इंडो आर्यन जो अप्रोक्स 78% है यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर, इंडो आर्यन जिनका नाम है इंडो आर्यन, प्राइमरली नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। देखिए इंडिया का मैप बना के समझते हैं। देखिए वो लोग जो कि प्राइमरली कहाँ पे बेसिक तौर पे रहते हैं, नॉर्दर्न में और सेंट्रल में। ये नॉर्दर्न इंडिया, ये आपका नॉर्दर्न इंडिया हो गया, ऊपर वाला इलाका, इधर इधर इस साइड जो रहते हैं, और सेंटर में थोड़े से लोग रहते हैं। ये नॉर्मली हिंदी बोलते हैं। ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और इधर बंगाल साइड में बंगाली बोलते हैं। मराठी वाले इधर इधर पूरा ये वाला इलाका, ये इंडो आर्यन मतलब कह सकते हैं अप्रॉक्स 78%, सबसे ज़्यादा लोग यही हैं। इंडो आर्यन इनका नाम है। मराठी स्पीकर्स हैं, हिंदी बंगाली स्पीकर्स हैं। ओके, दिस इज इधर में। फिर आते हैं द्रविडियन। ये कितने परसेंट है? 19%, 19.6% है ये। तो 19.6% प्राइमरली इन साउदर्न इंडिया। द्रविडियन लोग किधर रहते हैं? इधर सर्दर्न में, मतलब दक्षिणी भाग में रहते हैं, इस साइड रहते हैं ये लोग। ये लोग तेलुगु बोलते हैं, तमिल, कन्नड़ स्पीकर्स इस साइड, ये 19% है। सबसे ज़्यादा कौन है? इंडो आर्यन 78%, देन द्रविडियन जो कि 19.6% है। फिर आते हैं एस्ट्रोएशियाटिक और टिबेटो बुर्मन, यानी अप्रॉक्स 3% ऐसे लोग हैं। ये ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग जनजाति के लोग होते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? ये बहुत इधर इस साइड एकदम सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट में, इधर नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं ये लोग। ट्राइब होती हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स होती हैं, राइट, ट्राइबल। एंड ऑस्ट्रो क्या है ये? ऑस्ट्रोएस्टिक हैं, जो कि सेंट्रल में भी मिलते हैं, इधर जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के साइड जो ट्राइब्स होती हैं उधर मिलते हैं। तो ये ऐसे लोग भाषा के आधार पर 3% हैं। ओके, फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या होती है? द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे जो होता है, यानी कि हम जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मानव भूगोल जब पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होता है मानव लोगों का भाषाई आधार पर सब चीज़ मिला के। उस सर्वे में इंडिया डिफिनेट्स ओवर 4600 कम्युनिटीज़ ऐसे डिफाइन की गई है, उसमें आइडेंटिफाई की गई है कि भाई इंडिया के अंदर कितनी कम्युनिटीज़ हैं। 4600 कम्युनिटीज़ हैं, हज़ारों में हैं, विद अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स, जहाँ पे 2000 एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स मिलते हैं। 2000, ये एकदम डेटा हमें मिल गया है। द मेन केसेस ऑफ एथनिसिटी इन इंडिया, मेन केसेस क्या क्या हैं कि क्यों आज जो है इतना मतलब हम कह सकते हैं एथनिक आइडेंटिटी से रिलेटेड केसेस क्या आते हैं। तो एथनिसिटी इन इंडिया ऑफन ट्रांसफॉर्म्स इनटू एथनिक मूवमेंट्स। अब ये जो एथनिसिटी है इंडिया में, ये एथनिक मूवमेंट्स, आंदोलन की तरफ भी ट्रांसफॉर्म कर देती है। व्हेन अ ग्रुप फील्स, जैसे कोई एथनिक ग्रुप है उसको लगता है कि भाई फील्स इट्स आइडेंटिटी, जो उनकी आइडेंटिटी है, उनकी परिचय जो हो सकता है, रिसोर्सेज जो उन्हें मिल रहे हैं वो थ्रेटेंड किए जा रहे हैं बाय द स्टेट, यानी स्टेट के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी को छीना जा रहा है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है, उस ग्रुप को पर्टिकुलर, उस ग्रुप को ऐसा फील हो रहा है, आउटसाइडर उनके ग्रुप, उनकी जो भाषा है उसको कुछ कर रहे हैं, मतलब एक तरह से उनको फील हो रहा है नेग्लेक्टेड, इग्नोर्ड। तो वो एथनिक मूवमेंट, आंदोलन में बदल जाती है वो चीज़ें, वो एथनिक ग्रुप्स जो है अब मूवमेंट में बदल जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी, यानी कि हम आक्रमण जो होते हैं ना, अंदरूनी आक्रमण, इंसर्जेंसीज जो होती हैं, उग्रवाद जो होता है वो देखने को मिलती है। स्पेशली कहाँ पे मिलती है? इधर आसाम, नागालैंड, इधर इधर इस साइड बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसीज देखने को मिलती हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में। यहाँ पे कहाँ हुआ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। ऑटोनॉमी की बात छिड़ जाती है कि हमें हमारे ट्राइबल एरिया हैं, हम ट्राइबल ग्रुप्स हैं, हमें हमारा अलग एथनिक स्टेटस मिलना चाहिए, है ना, इस तरह से। द नॉर्थ ईस्ट इज़ द मोस्ट एथनिकली, नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं वहाँ पे, 200 से ज़्यादा। पूरे भारतवर्ष में 2000 हैं
और 200 सिर्फ 200 कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही है, ट्राइब्स रहती हैं वहाँ, 200 ट्राइब्स हैं। कॉम्प्लेक्स बहुत है, जटिल, अलग अलग तरह की ट्राइब्स हैं, 200 तरह की, उनके खुद के अलग ग्रुप होते हैं एथनिक एकदम। वो द नागा मूवमेंट हुआ था। द नागाज वर अमॉन्ग द फर्स्ट टू असर्ट अ डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेंटिटी। सबसे पहले नागा मूवमेंट्स वाले लोगों को उनकी एथनिक आइडेंटिटी मिली थी, है ना। डिमांड किया था उन्होंने कि हमें एक पूरा संपूर्ण सोवरन बेस्ड एक क्लेम करो, एक हिस्टोरिकल जो है हमें चाहिए, हमारा क्लेम दैट दे वर नेवर हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ इंडिया। वो इस चीज़ पे क्लेम करते हैं कि वो इंडिया के हिस्टोरिकली नहीं है पार्ट, है ना। तो वो अपना डिमांड कर रहे थे अलग तरीके की, हमें मिलनी चाहिए सोवरेनिटी, संप्रभुता दो, ताकि हम अपने निर्णय ले सकें, राइट। द बोडो एजिटेशन, आसाम के अंदर बोडो मूवमेंट्स देखने को मिलता है। द बोडोज जाति है वहाँ के ट्राइबल, मोबिलाइज टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी, हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को सेव करेंगे, एंड लैंड फ्रॉम परसीव्ड आउटसाइडर, और हमारा जो भूमि बाहरी लोगों के द्वारा मतलब छीन ली गई है, तो जो है आसामीज लोग ऐसा मतलब कह रहे थे हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात को लेके आए दिन वहाँ पे इंसर्जेंसीज, आक्रमण, उग्रवादी देखने को मिलते हैं, ऐसे मतलब हमले, असामीज माइग्रेंट्स वगैरह, लीडिंग टू सर्टेन क्रिएशन ऑफ द बोडोलैंड। वहाँ पे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC की बात की गई, और फिर वहाँ उन्होंने क्रिएट किया अपना BTC क्या है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है। मणिपुर में टेंशन देखने को मिली है, तो बहुत रीसेंट केस है ना मणिपुर वाला, तो 2023 से 24 में हुआ था, रीसेंट कन्फ्लिक्ट है ये बिटवीन वैली बेस्ड, जो वैली में रह रहे लोग हैं जिन्हें मेती कहते हैं, मेती वैली बेस्ड, और क्यूकी जो हिल बेस्ड हैं, वो लोग जो कि वैली में रहते हैं यानी घाटी में रहते हैं, वो लोग जो हिल पे रहते हैं, उनके बीच कन्फ्लिक्ट हुआ। कम्युनिटीज हाईलाइट हाउ एथनिसिटी कैन ट्रिगर। अब देखिए राष्ट्र भर में मणिपुर फेमस हो गया था अभी 2023, अभी भी है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। क्यों है वो कन्फ्लिक्ट? क्योंकि उन लोगों में आपसी कलेश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? एथनिसिटी के चक्कर में। वो चाहते हैं हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करें, एक ग्रुप चाहते हैं हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करें, राइट। कोई वो नहीं है करने के लिए, समझौता करने को तैयार नहीं है। तो ये ट्रिगर करता है वॉयलेंट स्ट्रगल्स को, खतरनाक तरीके के आक्रमण को, ओवर लैंड राइट्स, ज़मीनी राइट्स, अधिकार और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि किस एथनिक ग्रुप को कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं उधर। फिर द्रविडियन मूवमेंट तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्रविडियन मूवमेंट कहाँ था? साउथ में हुआ था। दिस वॉज द कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। ये एक ऐसा कल्चरल और पॉलिटिकल मूवमेंट था, यानी कि सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन था। किसके प्रति? अगेंस्ट में था आर्यन और नॉर्थ इंडियन, कि भाई ये हम जहाँ देखो वहाँ नॉर्थ इंडिया का डोमिनेंस है लोगों का, उस बेस पर कन्फ्लिक्ट। तो आर्यन और नॉर्थ इंडियन की डोमिनेंस के अगेंस्ट में ये द्रविडियन मूवमेंट हुआ था। बेसिस क्या था इसका? आधार था इट एम्फेसाइज्ड अ सेपरेट द्रविडियन आइडेंटिटी। ये लोग जोर दे रहे थे कि हमारी द्रविडियन आइडेंटिटी साउथ वालों की अलग होनी चाहिए। रिजेक्टिंग द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, कि हम पर हिंदी भाषा को न थोपा जाए। एंड प्रमोटिंग तामिल लैंग्वेज, ये अपनी तामिल लैंग्वेज को सेल्फ रिस्पेक्ट मानकर उस एरिया में तामिल और अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात करते थे। वो हिंदी स्पीकिंग नहीं, वो बोलते हिंदी भाषा को हम पर नहीं थोपा जाना चाहिए। आउटकम क्या निकल के आया इस चीज़ का? आउटकम इट सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म एथनिक प्राइड। ये एथनिक प्राइड बन गया, अपनी एक एथनिक ग्रुप का गर्व बन गया इनटू पॉलिटिकल पावर। और फिर ये प्राइड पॉलिटिकल पावर में उभर कर आता है विद रीजनल पार्टीज़। फिर वहाँ पर कुछ रीजनल पार्टीज़ का जन्म होता है। वो रीजनल पार्टीज़ नेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंस गेन करती हैं। DMK और AIAD-DMK ये नाम है रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टीज़ की, स्टेट पार्टीज़ की। डोमिनेटिंग वहीं पर वो जो क्षेत्रीय पार्टी है डोमिनेट करती है तमिलनाडु में पॉलिटिक्स। आज 50 सालों से राज कर रही हैं ये पार्टीज़, क्योंकि ये उनकी भाषा से रिलेटेड, उनकी कल्चरल एथनिक ग्रुप से रिलेटेड है, इसीलिए वो राज कर रही है वहाँ पर। द पंजाब क्राइसिस, सिख एथनिसिटी के पंजाब में भी क्राइसिस हुए थे। केसेस नहीं हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट, जो एथनिक केसेस हैं वो हैं। इन द 1980s जब रीजनल केसेस की बात आएगी तब भी हम यही लिखेंगे इंपॉर्टेंटली, और एथनिक में लिखना ही है, लैंग्वेज में भी हैं। पंजाब क्राइसिस में क्या हुआ था? सिख एथनिसिटी, सिख ग्रुप्स के
जब हम 1980s में जाते हैं, इन द 1980s द डिमांड फॉर खालिस्तान, अब खालिस्तान की डिमांड उठने लगी थी, कंबाइंड रिलीजियस आइडेंटिटी विद एथनिक नेशनलिज्म। और ये जो क्षेत्र की आइडेंटिटी की डिमांड है वो राष्ट्र के साथ अब जुड़ रही थी, बड़े क्षेत्र पे जुड़ रही थी। ग्रीवियांसेस क्या थी लोगों की, क्या वो चाहते थे, ग्रीवियांस थी। द मूवमेंट वॉज fueled by issues of water sharing, agriculture, neglect, and a desire for greater cultural and political autonomy for the Sikh community। यानी कि ये ग्रीवियांसेस यहाँ पे उठे थे। मूवमेंट जो था ये किसकी बात करता था, किस परिप्रेक्ष्य में था, वाटर शेयरिंग को लेकर, यानी एक एथनिक ग्रुप के पास वाटर है, दूसरे के पास, मतलब इस तरह के टॉपिक्स पे था। एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हो रहा था उस समय, एंड डिजायर्ड ग्रेटर कल्चरल एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। सिख कम्युनिटी चाहता था कि उन्हें जो है राजनीति में और कल्चरल तरीके से एक इम्पॉर्टेंट ग्रेटर प्रमोशन मिले, वही उनका कॉमन ग्रीवेंसेस था इसी चीज़ों पर। द सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट आया था। देयर आर एथनिक कन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन पर भी जो है ना सन्स ऑफ द सॉइल नाम से ऐसे मूवमेंट आंदोलन है इंपॉर्टेंट। शिवसेना इन मुंबई में ओरिजिनली टारगेटेड साउथ इंडियंस एंड लेटर नॉर्थ इंडियंस। पहले शिवसेना साउथ इंडियंस को और बाद में नॉर्थ इंडियन को टारगेट करती है। आर्ग्यू दैट आउटसाइडर्स वर टेकिंग जॉब्स, वो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट जगाती है कि भाई ये मुंबई में कि आउटसाइडर्स जो हैं वो जॉब्स को ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं अवे फ्रॉम मराठी मानुष, मतलब मराठी लोकल एथनिक मराठीज़ को जो है वो नहीं मिल रहा है जो इम्पोर्टेंस है उनके ही राष्ट्र, मतलब उनके ही स्टेट में आके बाहर के लोग जॉब खा रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से ट्रिगर्ड करना, टारगेट करना साउथ इंडियंस को, है ना। तो ये जो शिवसेना जो है ये टारगेट पहले करती थी साउथ इंडियंस को कि महाराष्ट्र में साउथ इंडियंस आ रहे हैं बहुत सारे। अब तो नॉर्थ इंडियंस पर भी वो है ना, हिंदी भाषा को लेके कितना चल रहा है अभी कि भाई महाराष्ट्र में जो जाएगा मराठी मांगता है उसको बोलना, और ये सब। तो ये वहाँ के अभी इश्यूज़ हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, एथनिक इश्यूज़ ही हैं। वो अपनी वही कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज आइडेंटिटी को बहुत प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तो सही है, तो वो ऐसा कर रहे हैं। आसाम मूवमेंट होता है 1979 से 85 में, अ मैसिव मोबिलाइजेशन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। भाई जो अवैध रूप से आपके देश में, आपके स्टेट में आ रहे हैं, घुस रहे हैं लोग, उनके खिलाफ एक मोबिलाइजेशन छेड़ दिया गया। फ्रॉम बांग्लादेश से जो आ रहे थे टू प्रोटेक्ट आसाम लिंग्विस्टिक, बांग्लादेश से जो लोग आ रहे थे आसाम के अंदर उनको रोका जाना, उनके लिए इलीगल उनके लिए लगाना, तो ये सब मूवमेंट आसाम में एक तरह से पाबंदी लगा दी कि भाई बांग्लादेश से लोग नहीं आ सकते। तो क्योंकि वो आसामीज कल्चर को, अपने लैंग्वेज को बचा के रखना चाहते हैं, इसीलिए। कंसिक्वेंसेस ऑफ एथनिक पॉलिटिक्स, अब इसके क्या कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या क्या आते हैं इनके, ये सब जो एथनिक पॉलिटिक्स होती है इसके पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी द राइज ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे ग्रुप्स, आइडेंटिटी बेस्ड रीजनल पार्टीज। मैं इस पार्टी का सपोर्ट करता हूँ तो छोटी छोटी पार्टीज, एथनिक रीजन पार्टीज सामने आती हैं। ऑफन कॉलिगेशन गवर्नमेंट, फिर जितनी छोटी पार्टीज ग्रुप्स में बंटेगी उतनी गठबंधन की सरकार बनेगी। तो एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होता है। बड़े तौर पर हम देखें तो राजनीति के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, बहुत सारे कोलिएशन की गवर्नमेंट बनती है, इससे वोट्स टूटते हैं, तो बिखराव हो रहा है ना, फ्रेगमेंट हो रहा है, हर चीज़ टूट रही है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स की डिमांड उठती है, नए स्टेट की डिमांड आए दिन उठ रही है ना। एथनिक एस्पिरेशंस, जो लोकल लोगों की इच्छाएं होती है, एस्पिरेशंस होती हैं, है ना, हैव लीड टू रिकग्निशंस ऑफ स्टेट। वो डिमांड करती है कि भाई अब हमें स्टेट चाहिए, हमें अपना अलग राष्ट्र से अलग होकर हमें अपना एक स्टेट चाहिए, राज्य चाहिए। जैसे नागालैंड में, नागालैंड एक अलग स्टेट है, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब अलग स्टेट बने। ये सब स्टेट पहले एक पार्ट थे किसी एक बड़े स्टेट का, फिर टूट कर अलग बने, राइट। तो ये सब क्या है, एथनिक डिमांड है। कन्फ्लिक्ट वर्सेस इंटीग्रेशन, मतलब अब कन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन में जो है विवाद होने लगे हैं। वाइल एथनिक मूवमेंट्स कैन लीड टू वायलेंस, जो एथनिक मूवमेंट्स है वो सिर्फ हिंसा फैला रहे हैं, लेकिन दे ऑल्सो एक्ट एज अ प्रेशर वेल्व, लेकिन प्रेशर भी बनाते हैं, वो लोगों को फोर्स करते हैं स्टेट को रिकॉग्नाइज करने में, एम्पावर मार्जिनलाइज ग्रुप, ताकि उन्हीं के ग्रुप के लिए कोई स्कीम्स वगैरह लेकर आई जाए। तो पावरफुल है। थ्रू द 6th शेड्यूल और स्पेशल स्टेटस उन्हें मिला है, इसके वजह से वो और ज़्यादा क्या बन गए हैं, पावरफुल बन गए हैं। फॉर्मल कंक्लूजन देख लेते हैं। एथनिसिटी इन इंडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है।
2 धारी तलवार यानी दोनों तरफ धार है इसके। वन हैंड इट्स सेलिब्रेट्स द नेशंस प्लूरलिज्म, एक तरफ तो भाई राष्ट्र की एक अलग तरीके की बहुल्यता को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये कि हमारे राष्ट्र में इतने एथनिक ग्रुप्स हैं। दूसरी ओर ये एक सक्सेसिज्म और कम्युनल स्ट्राइफ की ओर ले जा रहे हैं कि हर छोटे छोटे ग्रुप्स आज अपनी डिमांड कर रहे हैं, तो कम्युनल स्ट्राइफ हो रही है, बढ़ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। 2 धारी तलवार जिसे कह सकते हैं। द सक्सेस ऑफ द इंडियन स्टेट लाइज इन यूनिटी इंडिया। देखिए भारत का विकास जब ही होगा जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विविधता में एकता वाली बात की जाएगी कि हम सब अलग अलग होके भी एक राष्ट्र के नागरिक हैं, ये बात करना ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ आवर मदर कंट्री लैंड, ये सब बात होनी चाहिए। मॉडल अकोमोडेटिंग एथनिक डिमांड्स, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो ये मॉडल है फिट बैठता है इतनी सारी डिमांड्स को जो है फेडरलिज्म के थ्रू हम फुलफिल। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड दिया है लोगों को कि वो अपने लोकल लेवल पर भी है, उन्हें कोई सप्रेस नहीं करेगा, उनको कोई दबाव नहीं डालेगा, फिर वो अपना जो जैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं अपनी सांस्कृतिक बचावट के साथ साथ वो रख सकते हैं। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट एथनिक क्या है वो आज हमने इस वीडियो में समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एथनिसिटी है ये।